पिछले 24 घंटे में मिले करीब 1 लाख नए कोरोना के मरीज, 446 मौतें। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की 475 सीटों पर हुआ भारी मात्रा में मतदान। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार का मतलब सही नीति, राष्ट्र प्रथम और देश हित से समझौता नहीं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक। महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, बोले सीबीआई जांच को रोकें। कस्टडी लेने के बाद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ला रही है पुलिस, चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस एनवी रमन्ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की केंद्र ने दी सलाह। तमिलनाडु चुनाव के बीच वोटर लिस्ट से हटाया गया शशिकला का नाम, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। राहुल गांधी ने राफेल सौदे से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले कर्म किए कराए का बहीखाता, इससे कोई नहीं बच सकता। मुंबई इंडियंस के विकेटकीपिंग सलाहकार किरण मोरे हुए कोरोना संक्रमित। वैक्सीन पर बोले आधार पूनावाला, 90% असरदार होगी कोविशील्ड वैक्सीन अगर दूसरी डोज 2 से 3 महीने के अंतर पर दी जाए। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रूसी विदेश मंत्री, बेहद मजबूत है भारत रूस के संबंध, नहीं पड़ेगा राजनीतिक प्रभाव। इंग्लैंड में सभी वयस्कों की होगी सप्ताह में 2 बार कोविड-19 जांच। और रूस की सत्ता पर 2036 तक काबिज रहेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संविधान में संशोधन को मिली मंजूरी। जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके नाम की मंजूरी दी। जस्टिस रमन्ना अगले सीजेआई के तौर पर 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। वो 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। अब जबकि वो देश के अगले सीजेआई बनाए गए हैं, तो हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जस्टिस रमन्ना कौन है। सत्ताईस अगस्त 1957 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे जस्टिस रमन्ना 2 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुए। वो सुप्रीम कोर्ट से 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। वकालत का काम उन्होंने 10 फरवरी 1983 में शुरू किया, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। किसान परिवार में जन्मे एनवी रमन्ना विज्ञान और कानून विषय में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसियों के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद 2013 में 13 मार्च से 30 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को उनका प्रमोशन हुआ और वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। इसके बाद 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की लिस्ट में जस्टिस एस.ए. बोबडे के बाद जस्टिस रमन्ना दूसरे नंबर पर हैं। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। वो उस ऐतिहासिक बेंच में भी शामिल रहे जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई के दायरे में लाया। देश में उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की बहाली की प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सबसे वरिष्ठ जज को बनाया जाना चाहिए, जो इस पद पर नियुक्त होने के लिए फिट हो। जस्टिस रमन्ना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। बात साल 1981 की है, जब जस्टिस रमन्ना नागार्जुन यूनिवर्सिटी में छात्र हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी के पास कोई बस स्टॉप नहीं थी।
इसी को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जस्टिस रमन्ना भी शामिल थे। कहा जाता है कि उस दौरान विरोध कर रहे छात्रों ने कुछ बसों में तोड़फोड़ भी की थी, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तब 2 वकीलों ने उनके खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें जस्टिस रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से हटाने की मांग की गई थी। वकीलों का आरोप था कि जस्टिस रमन्ना ने ये बात छिपाई कि बस में तोड़फोड़ के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक मामला बना था। हालांकि इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और दोनों वकीलों पर जुर्माना भी लगा दिया। पिछले साल 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जस्टिस रमन्ना पर आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया था। उन पर आरोप था कि वो हाईकोर्ट की बैठकों को प्रभावित करते हैं। उन पर आरोप लगाए गए कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में जस्टिस रमन्ना ने राज्य की अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा टीडीपी नेताओं के पक्ष में फैसले के लिए किया गया था, जो कई भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे। दरअसल जगमोहन रेड्डी के इन आरोपों का स्रोत सुप्रीम कोर्ट में जज रहे जस्टिस चिलमेश्वर की एक चिट्ठी को माना जाता है। मार्च 2017 में जस्टिस चिलमेश्वर ने एक चिट्ठी में जस्टिस रमन्ना और चंद्रबाबू नायडू के बीच करीबी रिश्ते का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गैर जरूरी नजदीकी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि अविभाजित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में एनवी रमन्ना की रिपोर्ट और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी में समानताएं थीं। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मुद्दे पर बात की थी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि देश के चीफ जस्टिस ने 6 वकीलों पर मेरी राय मांगी थी, जो मैंने किया। इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने क्या राय दी है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक बार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, जजों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आरोपों पर सफाई देने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा रहा है। ये गलत धारणा है कि रिटायर्ड जज शानो शौकत वाली जिंदगी जीते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जजों की जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं है। लोग जो सोचते हैं, सच्चाई उससे बहुत ही अलग होती है। मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जज बनने के लिए दूसरे पेशे से कहीं ज्यादा त्याग की जरूरत पड़ती है और देश के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूती स्वतंत्र जजों पर ही निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आजादी अधूरी है, एक लड़ाई जरूरी है। ये आजादी अधूरी है, एक लड़ाई जरूरी है। शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। ये सिरसा ऐसा प्रदेश है कि जहाँ भी शहीद हुए थे, तो हरियाणा पंजाब की शहादत तो सबसे आगे थी आज़ादी आंदोलन में, और आज जनशक्ति सबसे आगे है। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे ही अब एक नया परिवर्तनवादी पुकार देश के गली गली में, कोने कोने में जाए, और जो उस समय के खून की सींची हुई मिट्टी थी
वो मिट्टी अगर खेती के लिए नहीं बचाएंगे तो ये अडानी अंबानी और पूंजीपति निजीकरण के द्वारा, कंपनीकरण के द्वारा देश को लूट रहे हैं और मोदी सरकार उनको लूट की छूट दे रही है। इससे राशन व्यवस्था भी खत्म हो रही है। ये तमाम बातें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक परिवर्तन की इसके साथ जोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम सोहाग बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। थामे गांधी का हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। अम्बेडकर चलो, अशफाक चलो, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़ा हो, साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। अरे बोल का हल्ला बोल, अरे जोर से बोल, अरे मिट्टी लेके हल्ला बोल, अरे मिट्टी लेके हल्ला बोल, ये जातिवाद पे हल्ला बोल, ये जातिवाद पे हल्ला बोल। दिन भर दिन भारतीयों की जिंदगी में स्मार्टफोन अपनी एक ऐसी जगह बनाता जा रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि वे लॉक स्क्रीन पर भी सबसे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। इनमोबी ग्रुप की कंपनी ग्लांस की व्हाट इंडिया कंज्यूम्स ऑन लॉक स्क्रीन रिपोर्ट 2021 के मुताबिक फोन की लॉक स्क्रीन पर भारतीय अब पिछले साल की तुलना में 200% अधिक वक्त बिता रहे हैं। लॉक स्क्रीन कंटेंट के लिए एक यूजर औसतन 25 मिनट खर्च कर रहा है। ग्लांस दुनिया का पहला स्क्रीन जीरो प्लेटफॉर्म है। ये लॉक स्क्रीन डिवाइस खासकर स्मार्टफोन पर यूजर्स को लाइव कंटेंट प्रोवाइड करता है। ग्लांस द्वारा दी गई रिपोर्ट में जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक यूजर के बिहेवियर को शामिल किया गया है। पहले आपको बता दें कि ये लॉक स्क्रीन कंटेंट होता क्या है। स्मार्टफोन जब लॉक होता है तब स्क्रीन पर रैंडमली वॉलपेपर या फोटो आते रहते हैं। इनके नीचे उससे जुड़ी जरूरी जानकारी की लिंक दी होती है। इस लिंक को फोन बिना अनलॉक किए ही पढ़ा जा सकता है। इसी को लॉक स्क्रीन कंटेंट कहते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में स्मार्टफोन यूजर औसतन अपने स्मार्टफोन को दिन में कम से कम 70 बार अनलॉक करता है। इसमें से वो करीब 50 बार सिर्फ लॉक स्क्रीन पर दिए गए कंटेंट को देखता है। यूजर्स को डिनर के बाद और सोने से पहले लॉक स्क्रीन कंटेंट देखना सबसे ज्यादा पसंद है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात के यूजर्स लेट नाइट तक लॉक स्क्रीन पर कंटेंट देखते हैं। लॉक स्क्रीन कंटेंट में एंटरटेनमेंट, न्यूज, नेचर या वाइल्ड लाइफ की 3 कैटेगरी सबसे ज्यादा देखी जाती है। वहीं अन्य कैटेगरी में हेल्थ एंड फिटनेस, पोल्स एंड क्विज, ट्रिविया के साथ पॉलिटिक्स से जुड़े कंटेंट शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो कंटेंट देखने वाले यूजर्स भी भारत में पहले से बढ़े हैं और वो अब 182% तक ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा देखी गई 2 कैटेगरी कॉमेडी और म्यूजिक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा दर्शक नॉन मेट्रो शहर से आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन में यूजर्स ने अपने डिवाइसेस के साथ ज्यादा वक्त बिताया। इस दौरान मोबाइल गेमिंग की डिमांड काफी बढ़ गई और लॉकडाउन के दौरान इस कैटेगरी में 153% बढ़त दर्ज की गई। ग्लांस रिपोर्ट की माने तो गेमर्स ने इस दौरान नए गेम्स ट्राई किए और 41% यूजर्स अपने डिवाइस में रोज 3 या इससे ज्यादा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।